हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके पार्ट 5 में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं फिजियोलॉजी के या फिर एंडोक्राइन के, तो आप इसके फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत, जो इसका पार्ट 1 है तो उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था। तो उसमें मैंने आपको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, बट पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लेक्चर, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे उन लोगों के लिए थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो इनका लोकेशन कहाँ होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड बीनीथ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक कियास्मा के पास में होते हैं, ठीक है। और ये हमारे एक स्फेनॉइड बोन होती है हमारी स्कल में। उस बोन में एक कैविटी होती है सेलर टर्सिका। तो सेलर टर्सिका के अंदर ही छोटी सी पी साइज की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि इसका जो इंटरनल सेक्शन है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जैसा ये ऐसा सिंपल सा बाहर दिखता है, ठीक है। तो इसके मेनली 2 सेक्शंस हैं, बट एव्स, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में इसके 3 लोब्स भी हो सकते हैं। एक तीसरा पार्ट भी होता है इन दोनों के बीच में, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा के बीच में, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपका पार्स डिस्टालिस, इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। सेकेंड इज योर पार्स नर्वोसा, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉमनली बोलते हैं। एंड योर थर्ड इज पार्स इंटरमीडिया, जो सिर्फ एव्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर मैं बात करूँ एंटीरियर पिट्यूटरी की, एंटीरियर कह रही हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो यहाँ पे ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन, एडीएच, सॉरी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, यानी एलएच एंड एफएसएच। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, विच इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ठीक है। एंड जो पार्स इंटरमीडिया है वहां से एमएसएच रिलीज होते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये मेजरली 6 हॉर्मोन्स मेजरली रिलीज होते हैं, बट जिनमें पास इंटरमीडिया है तो उनमें एमएसएच भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 7 हॉर्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोट्रॉफिक सेल्स। ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का, उसमें प्रेजेंट होते हैं सोमैटोट्रॉफिक सेल्स, और ये सोमैटोट्रॉफिक सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसको हम सोमैटोट्रॉफिन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द हार्मोन इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि ये कोई चीज को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म इसका उल्टा होता है, जो ब्रेक डाउन करता है केमिकल्स का, और एनाबॉलिज्म जो कुछ बनाता है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट उल्टा। सो द हार्मोन इज एन एनाबॉलिक और टिश्यू बाइंडिंग हार्मोन दैट हैज मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ इंड्यूसिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, इट प्रमोट्स ग्रोथ। The growth hormones exert a wide range of direct and indirect effects on the metabolism. Metabolism तो ये मेनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उस पे काफ़ी बड़ा रोल है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। Now the growth hormone is responsible for the mobilization of fat in the body by increasing the levels of fatty acid. तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है ना,
तो ये उस ग्लाइकोजन को भी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये सारा ग्लूकोज है ना हमारे ब्लड में रिलीज कर देता है। तो क्या होता है, अब हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइपर ग्लाइसीमिक नेचर का है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट काम जो है वो करता है इंसुलिन, है ना। तो ये भी इंसुलिन का एंटागोनिस्ट एक तरह से एकदम उसको अपोज करने वाला हार्मोन है, ठीक है। द हार्मोन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एनहेंसिंग फैक्टर्स, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ growth promoting proteins called as the insulin like factors. Okay, these protein influence cell division and differentiation. तो जब ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब तो सिंपली यही है कि सेल्स का डिवीजन, ठीक है। तो सेल्स में डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तभी तो हम ग्रोथ होगी ना, तो तभी इलोंगेशन होगा। तो मेनली ये क्या करते हैं, आपकी जो लिवर है, स्केलेटल मसल्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज में सेल डिवीजन कराती है, उनमें डिफरेंशिएशन कराती है ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है। The secretion of growth hormone by the anterior pituitary is regulated by the two hypothalamic hormones. First is your growth hormone releasing hormone and growth hormone inhibiting hormone. ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, वो जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा दूसरे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। फिर वहाँ से फर्दर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमैटोट्रॉफिक सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल को ब्लड में कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट होता है। नाउ सेकेंड इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होता है, आपके हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद में वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज कर सिक्रिएट करती है ब्लड में, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हार्मोन जो है आपके थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, फिर ठीक है, तो वो फिर आपके मेटाबॉलिज्म, हीमोस्टेसिस वगैरह को कंट्रोल करती है, इस तरह होता है, ठीक है। सो द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एंड द सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जिसको थायराइड हार्मोन्स अब दो तरह के होते हैं, एक आपको बताया था थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन, ठीक है, मतलब T3 T4 जो थायराइड हार्मोन है और फिर एक था कैल्सिटोनिन, ठीक है। The hormone is a tropic hormone and so it is also called as the thyrotropin. Like in case of growth hormone, the activity and secretion of the thyroid stimulating hormone are influenced by the thyrotropin releasing hormone, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जो TRH रिलीज होता है, ठीक है, उससे ही इसका सिक्रीशन कंट्रोल होता है। बिसाइड्स द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस हार्मोन। तो ये जो GH-IH हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा था, ये भी ये जो है ये आपके TSH के हार्मोन पे भी इसका अफेक्ट करता है ये। The release of the regulatory hormone in turn is controlled by the levels of the thyroid hormone, ठीक है। तो ये होता क्या है कि एक्चुअली जब आपके थायराइड हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट जाता है आपके पिट्यूटरी पे, ठीक है। फिर वहां से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिट होते हैं, फिर उसकी वजह से क्या होता है
कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है तो थायराइड हार्मोन्स जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो इस तरह से इनका लेवल जो है मेंटेन किया जाता है। नाउ द थर्ड इज योर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये आपके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और ACTH इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी that regulates the release of the adrenocorticotropic hormones by the adrenal gland. Okay, now the hormone is secreted by the corticotropic cells of your anterior pituitary. ठीक है, in the form of the prohormone। तो जब ये रिलीज होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, the most important function of the hormone is the activation of the adrenal cortex for the release of glucocorticoid। ठीक है, तो मैंने एड्रीनल ग्लैंड तो आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ADH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, नॉट ADH, आई एम सो सॉरी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करता है, जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फिर वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराता है। हालांकि जो आपका कॉर्टेक्स है वहाँ से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, बट ये मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द रिलीज ऑफ ACTH इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ऑब्वियसली CRH। ठीक है, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं सारे के सारे हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं। ठीक है, द हार्मोन इज रिलीज्ड इन अ डेली रिदम वेयर द लेवल्स आर हाईएस्ट इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के टाइम में इस ARH हार्मोन का, जो ACH हार्मोन कह सकते हैं, एक यहाँ से A उठा लेते हैं, यहाँ से C उठा लेते हैं, और अगर यहाँ से H उठा ले तो ACH हार्मोन ये मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और रात के टाइम में कम हो जाता है। नाउ द फोर्थ इज योर गोनाडोट्रोपिन, जो कि आपके गोनैड्स जो हैं मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑब्वियसली। ठीक है, includes 2 important hormone, that is LH luteinizing hormone and FSH, it is a follicle stimulating hormone. Okay, both of these hormones are essential for the stimulation of gonads। तो gonads क्या होते हैं, gonads होते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना, टेस्टिस एंड ओवरी। Now FSH is responsible for the production of gametes, यानी कि sperm and ova, whereas the luteinizing hormone controls the production of gonadal hormones, यानी कि testosterone and estrogen. Okay, the function of the FSH and LH in females is extended to the regulation of the ovarian cycle। तो LH and FSH जो है ये हमारे जो ओवेरियन साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करता है। In males, the LH also stimulates the testes to produce the male sex hormone, which is your testosterone. Now, the gonadotropins are released in very small quantities before puberty, and puberty के बाद में इनका जो concentration है, या फिर इनका concentration कह सकते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स इन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में प्यूबर्टी के बाद में कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एट प्यूबर्टी द गोनाडोट्रोपिक सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी मैच्योर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगेन यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन है तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। ठीक है, फिर ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है तो वहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो रहे हैं, ये गोनाडोट्रोपिन्स आपके गोनैड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, फिर वहाँ से जो है आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजेंस रिलीज होंगे और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रोलैक्टिन। नाउ द प्रोलैक्टिन इज
secreted by the prolactin cells in the anterior pituitary and is responsible for the stimulation of the mammary glands in females. The release of prolactin, unlike other pituitary hormones, is regulated by the prolactin inhibiting hormone. तो ये वाला जो inhibiting hormone है ये भी hypothalamus से रिलीज होता है, ठीक है। और hypothalamus से दूसरा एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL। तो जब PRL रिलीज होता है तो प्रोलैक्टिन फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर वो प्रोलैक्टिन को रिलीज कराता है, फिर वो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। और वहीं अगर इसको इनिबिट करना होता है हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोकते हैं, ठीक है। ये जो PIH है इसको डोपामीन भी बोलते हैं। नाउ another hormone is the oxytocin. Oxytocin is one of two hormones secreted by the hypothalamus and released by the posterior pituitary, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। The primary function of the oxytocin is to stimulate uterine contractions, okay, during birth, during delivery of baby. The number of oxytocin receptors on the uterine wall increases at the end of pregnancy, which causes the smooth muscles of the uterine walls to be sensitive. ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो प्रेगनेंसी के एंड तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर इनके रिसेप्टर ज़्यादा होंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन के लिए। तो थोड़ा सा भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो वो क्या कराएगा कि आपके यूट्राइन में मेजर कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, ठीक है। नाउ द ऑक्सीटोसिन ऑल्सो कॉल्ड एज द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो जो प्रोलैक्टिन है वो तो मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये उसको मतलब निकालने में निप्पल से उसको इजेक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। सक्लिंग of the nipples causes the reflex induced release of the oxytocin। तो जब बेबी का सक्लिंग एक्शन जब होता है ना निप्पल्स पे तब ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस कराता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। नाउ द ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एज न्यूरोट्रांसमीटर भी ऑक्सीटोसिन काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि it is involved in sexual and affectionate behavior like cuddling, nurturing, couple bonding, ठीक है। during labor or birth child both natural and synthetic oxytocin drugs are administered in order to hasten the process, ठीक है। now the ADH antidiuretic hormone is the second hormone of the posterior पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, उसमें से ये दूसरा हार्मोन है, ठीक है। और इसको हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ADH के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है ना, वाटर एंड आयंस के बैलेंस में हेल्प करता है ये। Now the hormone is responsible for maintaining water balance and prevents dehydration। तो ये क्या करता था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था, है ना। तो यूरिन के थ्रू सारा वाटर लॉस ना हो जाए तो ये क्या कर रहा था, वासा रेक्टा में वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा दे रहा था। The hormone is secreted by the hypothalamus under the influence of osmoreceptors that monitors the level of solute in the blood. When the levels of solute increase in blood, the osmoreceptors transmit excitatory signals to the hypothalamus to release ADH, ठीक है। तो क्या होता था कि सोडियम का लेवल जब बढ़ जा रहा था उसमें वासा रेक्टा में सोडियम आयंस का, ठीक है। तो जो ऑस्मोरिसेप्टर्स थे उसमें वो क्या कर रहे थे, वो सिग्नल सेंड कर रहे थे हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा था ADH को, फिर उससे क्या हो रहा था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। Now the ADH targets the convoluted tubules and collecting ducts of the nephron in kidney, causing them to reabsorb water and release more solute into the
यूरिन। तो इस तरह से हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था, यूरिन कंसंट्रेट हो रही थी। Okay, now the last hormone is your melanocyte stimulating hormone MSH, जिसको पार्स इंटरमीडिया से रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो हमने अभी सारे हॉर्मोन्स डिस्कस कर लिए। आप देखते हैं डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स। ओके, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, यानी कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इन चिल्ड्रंस, ठीक है, तो अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो उनको हो जाता है जाइजेंटिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स में होता है एक एपिफाइजियल प्लेट। ठीक है, तो आप यूँ समझो कि जब तक लॉन्ग बोन्स में एपिफाइजियल प्लेट है, इसका मतलब कि हाइट बढ़ेगी। तो ये क्या होता है कि एपिफाइजियल प्लेट में क्या करता है, डिफरेंस, उसमें जो सेल्स होते हैं ना, उनमें डिफ्रेंसिएशन करा देता है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जाइजेंटिज्म इज मोस्ट prominent in the bones of the limbs and extremities, where an individual can grow up to 2.1 to 2.4 सेंटीमीटर in height। ठीक है, तो भाई इतने लंबे हो सकते हो अगर बचपने में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो। द इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम anterior pituitary is due to the excess release of the growth hormone releasing hormone by the hypothalamus। hypothalamus ने अगर GHRH ज़्यादा रिलीज कर दिया तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा और बच्चा बहुत लंबा हो जाएगा। अब यही ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब एडल्ट्स में तो हाइट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग, हमें प्यूबर्टी हिट करती है, फिर उसके बाद में हमारी टीनेज एंड होते होते क्या होता है कि हमारी जो एपिफाइजियल प्लेट है वो लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो एपिफाइजियल प्लेट तो है ही नहीं, तो कैसे हाइट तो बढ़ेगी नहीं। फिर क्या होता है, तब ये होता है कि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, जैसे कि ये लिम्स हो गए हमारे, ठीक है, स्पेशली जो हमारी फेशियल बोन है, तो ये बोन्स का बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, लोअर जॉ का, तो इसी को बोलते हैं हम acromegaly। Acromegaly is similar to the gigantism except that the increased secretion of the growth hormones that takes place after bone ossification। ठीक है, now the condition is characterized by abnormally thick bones along with the thickening of soft tissues। Acromegaly is most prominent in the facial bones, especially in your lower jaw। ठीक है, unlike gigantism the body of the individual doesn't remain the proportional। ठीक है, तो gigantism में क्या होता है कि बॉडी में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लॉस होती है, लेकिन एक्रोमेगेली में बॉडी डिसप्रपोर्शनेट हो जाती है। नाउ अनदर डिसऑर्डर इज ड्वार्फिज्म। तो ये होता है अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए ऑफ growth hormone। ठीक है, now the pituitary dwarfism is caused by the deficiency of the growth hormone and other anterior pituitary hormones during childhood। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चाइल्डहुड। द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज स्मॉलर, हाइट बहुत छोटी रह जाती है। ठीक है, द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाइट छोटी रहेगी तो जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है उसमें किसी भी तरह का फर्क पड़ेगा। इफ द डेफिशिएंसी इज फॉलोड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन द पिट्यूटरी विल बी डिलीट। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की भी कमी हो गई, साथ ही साथ अगर गोनाडोट्रोपिन्स की भी कमी हो गई तो क्या होगा, प्यूबर्टी डिलीट हो जाएगी। ऑब्वियसली डिलीट होगी, क्योंकि गोनाडोट्रोप से तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस वगैरह सब कुछ रिलीज हो रहे थे। ठीक है, तो उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। द कंडीशन अराइजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के भी सारे हार्मोन्स हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय।